नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और तुर्की के बीच चल रहे एक नए जियोपॉलिटिकल गेम की। आखिर ये सब हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। सवाल ये है कि भारत ने अचानक अपने एक सहयोगी देश का बहिष्कार क्यों कर दिया, और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पब्लिक डिप्लोमैटिक स्नब यानी एक बहिष्कार से। तो भारत के इस एक्शन को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि तुर्की की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिससे ये रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए। असल में तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ साफ साफ दिखता है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दिए बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। और तो और उन्होंने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच मध्यस्थता करने की भी कोशिश की। साथ ही भारत के खिलाफ नेगेटिव ऑनलाइन कैंपेन चलाने में भी उनका हाथ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि यह भावना सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, प्यू रिसर्च का डेटा बताता है कि तुर्की की लगभग 56% आबादी भारत को पसंद नहीं करती। ये दुनिया में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। तो ये जो ऑनलाइन नेगेटिविटी की बात हम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन में भी दिखती है। तो तुर्की के इन कदमों के बाद सवाल उठता है कि भारत ने वर्ल्ड स्टेज पर इसका जवाब कैसे दिया। भारत का जवाब बिल्कुल सीधा और सिंबॉलिक था। तुर्की के नेशनल डे पर जब नई दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, तो एक भी भारतीय अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। ये एक बहुत ही कड़ा और साफ संदेश था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस बॉयकॉट पर खत्म नहीं हुई। भारत की रणनीति इससे कहीं आगे की थी। ठीक उसी दिन, जिस दिन तुर्की का बहिष्कार किया गया, भारत ने साइप्रस के विदेश मंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। और साइप्रस कौन है? तुर्की का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल। और इस मुलाकात से टेंशन और भी बढ़ गई जब साइप्रस के विदेश मंत्री ने एक बहुत तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वीप पर एक हमलावर, एक कब्जा करने वाला देश बैठा है और पूरी दुनिया जानती है कि उनका इशारा सीधे सीधे तुर्की की तरफ था। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में कितनी बड़ी है और इसमें यूरोपियन यूनियन का एंगल क्या है। देखिए, साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इसी वजह से वो भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे? पहला, वो भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा, वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि ईयू के बयान तुर्की और पाकिस्तान को लेकर थोड़े क्रिटिकल हों। और तीसरा, वो जल्द ही यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी संभालने वाला है। और ये तीसरा पॉइंट ये 2026 में बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि जब साइप्रस के पास प्रेसिडेंसी होगी तब वो ईयू के एजेंडे पर सीधा असर डाल सकता है। मतलब भारत के लिए ये दोस्ती और भी कीमती हो जाएगी। अब ये जो डिप्लोमैटिक दांव-पेच हैं, ये मिलिट्री डोमेन में भी जा रहे हैं। एक नई स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड बिछाई जा रही है जहां स्टेक्स और भी ज्यादा ऊंचे हैं। तुर्की की मीडिया में इस बात को लेकर काफी चिंता है कि भारत और ग्रीस के बीच मिलिट्री संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। और ग्रीस कौन है? तुर्की का एक और बड़ा रीजनल राइवल। जाहिर है, इसे तुर्की के पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहां सबसे बड़ी चिंता एक तरह की आर्म्स रेस की बन रही है। एक्शन और रिएक्शन का एक साइकिल। जैसे तुर्की पाकिस्तान को अपने एडवांस ड्रोन्स और हथियार बेच रहा है, तो जवाब में भारत ग्रीस को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ऑफर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। भारत की तरफ से ग्रीस को मिसाइलें बेचना तुर्की के पाकिस्तान को दिए जा रहे मिलिट्री सपोर्ट का सीधा जवाब माना जाएगा। और ये एशियन रीजन में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक नए लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेटेजिक अलायंस की शुरुआत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भारत, ग्रीस और साइप्रस का ये जो नया गठबंधन बन रहा है, आने वाले समय